हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 10th वालों का भी बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी नज़दीक आने वाला है। हमें पता है लगभग मार्च महीने में हो सकता है 12 या 14 तारीख या 24 तक का डेट है, उतने टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो जो भी बच्चे अब तक साइंस अच्छे से नहीं तैयार किए हैं उनके लिए ये चैनल बहुत परफेक्ट होगा और यहाँ से जुड़े, ठीक है, और उनको 3 महीने के अंदर साइंस का पूरा अच्छे से गहन तैयारी करवा दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में साइंस में सबसे पहला चैप्टर जो है प्रकाश से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ओके, चलिए प्रकाश का परावर्तन। ओके, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन में अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश है क्या? तो सबसे पहले यही टॉपिक देखा जाए कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा प्रकाश, तो क्या कहते हैं? लाइट इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, कि प्रकाश है क्या भाई? आपसे कोई पूछेगा प्रकाश है क्या? अभी देखिए, दिन में तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, कहेंगे क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। पर रात में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश रात में नहीं होता, इसलिए नहीं दिखाई देता है। तो भाई प्रकाश रहेगा तो उसके द्वारा हम किस चीज़ को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके द्वारा हमारा दृष्टि ज्ञान क्या होता है? जागृत होता है। अर्थात जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ओके, ऊर्जा है जिसके द्वारा, ठीक है, हम वस्तुओं बोले या फिर अपने रंग बिरंगे संसार को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके, 10th वालों में प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अर्थात जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है। अब ये नहीं कि प्रकाश कौन है तो प्रकाश आसपास देख लीजिए, कर दिए हमारा प्रकाश भाई पड़ोसी ही तो है, क्या पता चलेगा वो प्रकाश था, प्रकाश फेल हो गया पढ़ करके। क्या? तो आपका पहला एग्ज़ाम है ये बोर्ड एग्ज़ाम, और इसमें आपको डिप्रेशन होकर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। एंजॉय से, अच्छी तरह से और एक एक टॉपिक गहनता से अभी अध्ययन करना है। और हम जानते हैं बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आप लोग का। ओके, तो स्टार्टिंग किया हमने कि प्रकाश होता क्या है। सिंपल, एक प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। और प्रकाश की वायु या निर्वात में जो चाल होती है, निर्वात में से देखा जाता है, इसकी जो निर्वात में चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल को शीशे दिखाते हैं और ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, 3 × 10⁸ किलोमीटर में आप चेंज करेंगे तो जाएगा 3 लाख किलोमीटर। अब 3 लाख किलोमीटर भाई प्रकाश एक सेकंड में क्या करता है? चलता है। अब इतना चलना तो पॉसिबल है नहीं किसी व्यक्ति या किसी इंसान, किसी मशीन द्वारा, ठीक है। तो प्रकाश सबसे तेज चलता है। तो पूछा जाएगा निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब ये प्रकाश वायु में प्रवेश करता है तो वायु में प्रवेश करता है तो इसकी चाल लगभग इसी के बराबर होती है। इसलिए वायु और निर्वात में लगभग हम बराबर ही मानते हैं, लेकिन निर्वात में सबसे तेज चलता है, वायु में इससे थोड़ा सा क्या रहता है? कम रहता है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और 4 ऑप्शन उसमें दिया और वायु और निर्वात दोनों हैं, तो आप निर्वात को सही करेंगे। और अगर इसमें से कोई एक है तो उसी को सही करेंगे। वायु रहेगा, निर्वात नहीं रहेगा, तो भाई उसी को सही करेंगे। ओके, चलिए, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है? होता है। अब देखो, ये प्रकाश जो है ना, ये भिन्न भिन्न माध्यम में क्या है ना, भिन्न भिन्न स्पीड से चलता है। ऐसा नहीं कि हर माध्यम में इतने से ही चलेगा। माध्यम देखिए, एक तो होता है पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश जा सकता है, एक होता है अपारदर्शी माध्यम जो प्रकाश को जाने ही नहीं देता, मतलब जिससे प्रकाश नहीं जा सकता।
अब पारदर्शी माध्यम जैसे मान लीजिए शीशा है जिसको हम कांच कहते हैं, ठीक है, तो कांच से होकर के प्रकाश जा सकता है तो क्या हो गया पारदर्शी माध्यम। लोहे का टुकड़ा रहेगा तो उससे होकर के प्रकाश जा ही नहीं सकता तो वो क्या है अपारदर्शी माध्यम। इन दोनों के बीच में एक पारभासी होता है। जैसे मान लो कागज़ है, अब कागज़ में आप थोड़ा सा आयन लग जाए, अगर तेल लग जाए तो उसमें प्रकाश को भेजेंगे तो थोड़ा प्रकाश बाहर जाता है और थोड़ा नहीं जाता है। तो उस ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं पारभासी कहते हैं, जो बहुत कम मात्रा में प्रकाश को क्या है एक जगह मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने देते हैं। ओके, तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इसकी चाल क्या होती है बदल जाती है। अब पूछा जाएगा मान लो कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता तो चाल बदलती कि नहीं बदलती, तो भाई बदल जाती है उसकी चाल। ठीक है, अब देखो, अब प्रकाश बहुत सारी घटनाएं करता है। जैसे प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है जिसके वजह से उसमें में दिखाई थी। प्रकाश में अपवर्तन होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनता हुआ। क्या इंद्रधनुष बनता है, 7 रंग होते हैं, ऐसा देखा है घटना। ये सब घटनाएं क्यों होती हैं सब हम इसमें अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो प्रकाश में और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में हम समझते हैं। कभी आपने देखा है कि अगर मान लीजिए धूप में अगर आप जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है, मिरर जो होता है, उसको ले करके आप खड़े हो जाइए तो उससे टकरा करके प्रकाश जाता है तो अंधेरे जगह पे आप देखेंगे वहाँ चमक उत्पन्न होता है। अब मान लो किसी के आँखों पे अगर कर दिया तो आदमी क्या होता है चकाचौंध हो जाता है, फिर तो उसका दिमाग भाई एकदम दिमाग उसका आपा कहते हैं ना बढ़ जाता है, उस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो आखिर होता क्यों है, जब प्रकाश आया टकराया, टकरा के तुरंत गया, तो जब उसके आंख में पहुंचेगा तो वो मिरर उसको बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो उस घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको क्या कहते हैं। देखिए मान लो ये कोई पालिशदार तल है, पालिशदार चिकना तल है, जैसे शीशा होता है हमारा, कांच होता है। ठीक है, अब कोई प्रकाश यहाँ पे आया, प्रकाश का मतलब हमने बताया ना, जो सूर्य से प्रकाश या बल्ब से प्रकाश चलता वो नहीं, ये थोड़े की रिश्तेदारी में से कोई प्रकाश आ गया तो वही चकाचौंध कर देगा। ठीक है, अब ये मान लो प्रकाश की किरण है, अब ये प्रकाश आया और टकरा करके यहाँ से फिर इसी माध्यम में क्या है वापस चला गया, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं परावर्तन। सिंपल परिभाषा इसके ध्यान से सुनिए। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, इस घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब देखो ये जो चिकना तल है जिससे आकर के प्रकाश टकराया, ठीक है, और टकरा के फिर इसी माध्यम में वापस लौट गया, इस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। इसको क्या कहते हैं परावर्तक तल। ओके, तो इसको हम कहेंगे परावर्तक तल। ओके, अब परावर्तक तल की ओर जो आने वाली किरण है, इस आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। इसका नाम क्या होता है आपतित किरण। समझ में आया। ठीक है, अच्छा, इस परावर्तक तल से टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं परावर्तित किरण। ओके, चलिए देखिए, तो परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को क्या कहेंगे आपतित किरण। अब फिर टकराकर इसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को क्या कहेंगे परावर्तित किरण। ओके, अब देखो ये आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, ये इसी बिंदु पे ना आई है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग अपना कॉपी और पेन ले करके बैठिए। ओके, ताकि जो भी पॉइंट्स लिखाया जा रहा है आप साथ साथ हमारे नोट करते जाइए। ओके, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे आपतन बिंदु। क्या होता है आपतन बिंदु, तो परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण आके क्या है टकराती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ओके, अब देखिए आपतन बिंदु पर अगर हम लंब खींच दें, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, अगर इस पे एक हम लंब खींच दें ऐसे, तो ये लंब क्या कहलाता है अभिलंब। इसको क्या कहते हैं हम अभिलंब, या फिर दर्पण या फिर परावर्तक तल पर अभिलंब। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अभिलंब है।
कितना अच्छा नाम है, अभिलंब। ओके, चलिए ये अभिलंब है। ओके, अब देखो कुछ कोण होते हैं इसमें, ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उस कोण को हम कहते हैं, जैसे देखिए यही ना कोण है, इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसे आई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आई से। तो यहाँ पे आई क्या है, आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। ओके, इस आई को कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। अच्छा, अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है बच्चों, परावर्तन कोण। इसे किससे दिखाते हैं, आर से। तो कोण आर क्या है आपका, परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। ओके जी, समझ में आया। तो आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण समझ में आया। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ये आर है, लिख सकते हैं आसानी से। ओके, देखिए कोण आई क्या है, आपतन कोण, कोण आर क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन समझ में आया होता क्या है, तो परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल परिभाषा। दूसरा नंबर, जिस तल पे प्रकाश किरण आके टकराती है और टकरा के वापस लौटती है उस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को क्या बोला जाएगा, आपतित किरण। और इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। के आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। के अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। देखिए इसको आई से दिखाते हैं, हमने लिखा है कोण आई बराबर आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। इसे किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आया पूरा। ओके, अब देखो ये जो परावर्तन है ना, ये परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ओके, चलिए देखते हैं नियमित परावर्तन क्या है। जैसे मान लीजिए अगर ये जो तल है, परावर्तक तल है, यानी चिकना पालिशदार तल है, ये इस तरह से एकदम समतल है, स्मूथ अच्छे से, ठीक है। तो जितनी प्रकाश किरणें यहाँ पर आएंगी इस तरह से, उतनी प्रकाश किरणें ऐसे टकरा करके क्या है, नियमित रूप से यहाँ पे परावर्तित होंगी इस तरह से। ओके, तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है ये, नियमित परावर्तन। यहाँ पे लिखते हैं हम नियमित परावर्तन। ओके, तो ये हो गया एक प्रकार परावर्तन का। चलिए अब इस नियमित परावर्तन में क्या है ना, वस्तुएं हमें दिखती हैं अच्छे से, साफ से। जैसे दर्पण होता है, जो मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं सुबह सुबह, तो उस मिरर में क्या होता है कि उसमें जो प्रकाश किरणें आती हैं ना वो एकदम समान रूप से टकरा के वापस आती हैं। इसलिए चेहरा यानी हमारा जो प्रतिबिंब है वो अच्छी तरह से क्या होता है, दिखता है। एक होता है अनियमित परावर्तन। देखो जब ये परावर्तक तल जो है कुछ इस प्रकार रहे, ठीक है, कुछ वक्र में रहे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रकाश किरणें आएंगी, ऐसे मान लो प्रकाश किरण आ रही है तो वो इधर चली जाती है, और यहाँ पे जो प्रकाश किरण आती है पता चलता है इधर चली जाती है। ओके, और यहाँ पे जो प्रकाश किरण आएगी यहाँ पे पता चलेगा ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ एक नियमित रूप से परावर्तन नहीं होता है, तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो परावर्तन की घटना से वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन परावर्तन दो प्रकार का, एक नियमित और इसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यही लिख देते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया परा, परा, अरे परा का मतलब कुछ और भी हो जाएगा यार, परावर्तन नहीं तो परी के बाद परा आ जाएगा, ये कौन सा आ गया नया, क्या, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और ये क्या है, अनियमित परावर्तन। ओके, चलिए देखते हैं।
परावर्तन के दो नियम भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, परावर्तन के नियम। किसके नियम है भाई? परावर्तन के नियम। ओके, चलिए इसमें पहला नंबर देखते हैं। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम ये कहता है कि ये जो आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण होता है, ये सदैव बराबर होते हैं, हमेशा। चाहे इस तरह का परावर्तन हो, चाहे इस तरह का परावर्तन, चाहे वक्र पृष्ठ हो, चाहे समतल पृष्ठ पर हो, कहीं पर भी हो, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण I बराबर कोण R। इसका मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला नियम सिंपल है, क्या हो जाएगा ये? परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जितने अंश के कोण पे प्रकाश किरण यहाँ आपतित होगी, उतने ही अंश के कोण पे क्या होगी? परावर्तित होगी। जैसे यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये 60 अंश का होगा तो ये भी 60 का होगा। ओके, तो पहला नियम ये हो गया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। ओके, तो नियम यहाँ से लिख देते हैं। चलिए देखिए, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि ये आपतित किरण के, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब अभी ये तीनों कहाँ हैं? बोर्ड के तल में। किसके तल में है? बोर्ड के तल में। देखिए, आपतित किरण भी इधर ही है, ओके, परावर्तित किरण भी इधर ही है। ऐसा तो नहीं ना है कि आपतित किरण इधर है, परावर्तित किरण इधर बाहर निकल गया। बाहर निकलता तो दूसरा तल हो जाता। ओके, तो आपतित किरण भी इधर ही है, परावर्तित किरण भी इधर ही है, और अभिलंब भी यहीं से खींच रहे हैं। चाहते तो अभिलंब यहाँ से भी खींचते हैं, ये भी तो 90 डिग्री का कोण होता, लेकिन ये इसके तल में होता नहीं होता। ठीक है, तो परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, तो इसको लिखा जाए। अब लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण के, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ओके, तो पहला नियम क्या था? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब, बात है 60वें से लिख सकते हैं, तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। ओके, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन हमारा क्या है? कंप्लीट है। अगर पूछा जाएगा परावर्तन होता क्या है, तो परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, जिस तल पे प्रकाश किरण आके टकराया उसको परावर्तक तल कहते हैं। जो प्रकाश किरण परावर्तक तल की ओर आता है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो टकरा के वापस जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आके टकराता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। यहाँ तक तो आप लिख दिया परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन? आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके,
तो ये परावर्तन हमारा कंप्लीट है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए अब परावर्तन पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन लगाया जाए। ओके, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक परावर्तक तल है, ओके, परावर्तक तल, और इस तल पे एक प्रकाश किरण क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। ये प्रकाश किरण आया और फिर यहां से वापस चला गया। ओके, यह एंगल दे दिया गया है आपको 60 अंश। यह एंगल 60 डिग्री है, 60 अंश का कोण है। ओके, आपको बताना है यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप आपतन कोण ज्ञात कीजिए और यहीं पे आप परावर्तन कोण भी ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए, सॉल्व कीजिए इसे। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लगाइए। कमेंट में हमें आंसर बताइए कितना होगा इसका। ओके, सॉल्व कर देते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया गया है ना, ये 60 डिग्री कोण कहाँ से है, मिरर से है। इस, अरे भाई ये जो परावर्तक तल है ना, इससे है ना 60 डिग्री कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण अभी हमने बताया होता क्या है, वो अविलंब से कोण होता है, इससे कोण नहीं होता है। जैसे यह है, अब कोई प्रकाश किरण आया फिर यहाँ से चला गया तो यहाँ पे एक अविलंब खींच देना, तो यह कोण होता है ना आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ से थोड़ी कोण होता है आपतन परावर्तन, तो यहाँ तो कोण हमने यहाँ से दिया हुआ ना 60 डिग्री। ओके, तो पहले हमारा काम क्या है, पहले हम यहाँ पे एक अभिलंब खींच लें। ओके, तो अभिलंब खींच देते हैं यहाँ पर। चलिए ये हमारा अभिलंब है। ओके, अब अभिलंब और ये जो परावर्तक तल है, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, 90 होगा ना भाई। इसके बीच, और ये तो लंब है ना इस पर, तो यह और ये दोनों तो 90 डिग्री पर है। ओके, तो यह एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 होगा तभी ना 60 और 30 90 होंगे। तो जब यह 30 होगा तो कौन सा कोण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण तो निकल गया 30 अंश। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ परावर्तन कोण कितना आएगा, चलिए देखिए, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। अरे पूरा 90 है, उसमें से 60 को हटा दिया तो कितना बचा, 30 ही ना बचा। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब इसका ये 30 डिग्री है, यानी परावर्तन कोण 30 डिग्री है, तो आपतन कोण भी कितना होगा, 30 ही डिग्री होगा। ओके, तो यह भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, क्या है, परावर्तन कोण अगर 30 डिग्री है तो आपतन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, तो परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ओके, चलिए अगला हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब होता क्या है। ओके, तो अगला हेडिंग हमारा है प्रतिबिंब। ओके, इमेज। गांव में लोग बातचीत करते हैं, भाई इसका इमेज बहुत ख़राब है, ये अजीब तरह का आदमी है। तो इमेज अपना बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन यहाँ पे इमेज जो है वो अलग है, और वो जो इमेज है वो क्या है, अलग है, वो आपका प्रभाव है। क्या, तो इमेज अपना कैसे रखना है, एकदम साफ सुथरा अच्छा खासा। अभी पढ़ाई पूरा इमेज पढ़ाई में रहना चाहिए, लोग कहे कि हाँ भाई पढ़ाई में तो बहुत आगे है। ओके, तो अभी पूरा ध्यान स्टडी में। चलिए तो देखते हैं प्रतिबिंब होता क्या, इमेज। अब ये इमेज अलग है, बताया हमने। आपसे कोई पूछे भाई प्रतिबिंब क्या होता है, तो जानते तो हैं, परिभाषा में कैसे डिफाइन करेंगे उसको, प्रतिबिंब क्या होता है। सर शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, जो कुछ भी अंदर दिखता है वो क्या है, प्रतिबिंब है। ऐसे तो लिख नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम में
है तो पता चलेगा एग्जामिनर के पीछे कुछ और रहेगा और उसी को देख करके वो लिख दिया, तब तो गड़बड़ हो गया आपका नंबर। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब जो होता है इसको कैसे डिफाइन किया गया, ये देखा गया कि जब किसी वस्तु को अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो अंदर जो कुछ भी दिखता है वो प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन उसको कैसे परिभाषा के रूप में बताया गया कि प्रतिबिंब होता क्या है वो, तो किसी बिंदु से जब प्रकाश किरणें चलती हैं और पालिशदार तल से टकरा के फिर जब वापस आती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हैं परावर्तन के पश्चात या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को हम पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इस तरह से समझ सकते हैं, अभी आपने आगे पढ़ा नहीं, जैसे मान लीजिए इस तरह से एक कोई तल है, चिकना तल है, ठीक है। अब इसके सामने यहाँ पे एक वस्तु रख दिया, ओके। ये इसका फोकस होता है, अभी आगे समझ में आएगा आपको कि फोकस क्या होता है और ये सी क्या है, ये सब अभी आगे समझ में आएगा आगे वीडियो में, अभी परेशान मत होइए, ठीक है। अब देखो मान लो एक वस्तु है, अब इससे ऐसे प्रकाश किरण चला, अब प्रकाश किरण चला तो टकरा करके यहाँ से गया, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर यहीं से क्यों जाता है, तो इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में, ओके। अभी ध्यान से देखिए, तो एक प्रकाश किरण यहाँ से चला, ठीक है, और टकरा के ऐसे गया, अब दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से चलेगा, ओके। अब यहीं से क्यों चलाया मैंने, इसके अलावा भी तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, वहाँ से भी चला सकता हूँ, और यहाँ से जो प्रकाश किरण चलता है वो टकरा करके इसी पथ पे वापस आ जाता है। तो बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ये सब अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे, अभी बस आपको समझा रहे हैं प्रतिबिंब क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो इस बिंदु से प्रकाश किरणें चलती हैं और ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे क्या है, मिलती हैं, तो इस बिंदु का यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ओके। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ए का ए डैश और बी का यहीं बनेगा बी डैश, ओके। तो प्रतिबिंब का परिभाषा ऐसे बनाया गया कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो दूसरा बिंदु ही पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखो ये जो प्रतिबिंब होता है ना, ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल इमेज, ओके। और दूसरा एक होता है आभासी प्रतिबिंब, कौन सा, आभासी प्रतिबिंब, ओके। तो एक तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से चलती हैं और परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ओके। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। सिनेमा हॉल शोज में आप देखते होंगे क्या होता है, सिनेमा हॉल में वो प्रकाश किरणें ऐसे चलती हैं स्क्रीन पर, पर्दे पर, और देखते हैं वहाँ पे उसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त करें। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ओके। तो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ओके। तो वह दूसरा बिंदु क्या जो होता है ना, वो पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे हम लोग के घरों में जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का मतलब जो शीशा होता है, सीधा नहीं होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। क्या उसमें अगर पीछे पर्दा लगा देंगे तो प्रतिबिंब मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा भाई। शीशे के पीछे कोई पर्दा ले खड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं,
पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए अब अगले वीडियो में जब हम इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे कि ये है क्या, एक कर्व वाला क्या चीज़ है और पीछे पीछे डैश लगा दिया, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये वास्तव में दर्पण होता है। तो इसके बारे में जब अगले वीडियो में हम पूरा दर्पण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आपका डाउट और क्लियर होगा इसमें। ओके, अभी बस इतना समझिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह दूसरा बिंदु ही पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ओके, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक कौन होता है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। ओके, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग दर्पण के बारे में। भाई मेन काम तो इन्हीं का है दर्पण का। दर्पण को हम कहते हैं मिरर। ओके, अब बात करते हैं दर्पण क्या होता है। वही शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं वही दर्पण है? नहीं, इसका परिभाषा कुछ अलग बनाया गया कि दर्पण होता क्या है। देखिए, एक ऐसा तल जो अधिकांश प्रकाश किरणों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। जैसे मान लो इस पे 100 प्रकाश किरणें आ रही हैं। कितनी प्रकाश किरणें गिर रही हैं, 100, और इसमें से 99.99 यानी कि लगभग 99% से ज़्यादा किरणों को ये क्या कर दे रहा है, परावर्तित कर दे रहा है, भेज दे रहा है इसी माध्यम में। 1-8% किरणें क्या हो जा रही हैं, रुक जा रही। तो यह जो तल है ना, ये क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ओके, दर्पण सिंपल आप समझिए दर्पण क्या होता है। तो जैसे शीशा है ना, तो उस पर जितना प्रकाश किरण गिरता है ना, लगभग पूरा प्रकाश किरण क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। तो वह दर्पण होता है, उसमें हमें अपना चेहरा क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, अब लकड़ी का एक टुकड़ा ले लीजिए रफ, तो उस पर आप देखेंगे तो जितना प्रकाश किरण चल रहा है ना, उतना प्रकाश किरण वापस नहीं आएगा, इसलिए हमको दिखाई मतलब उसमें हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़े को खूब अच्छे से पॉलिश कर दीजिए तो हल्का हल्का प्रतिबिंब अपना दिखना स्टार्ट हो जाता है। पॉलिश कर देंगे तो क्या होता है ना, कुछ प्रकाश किरणें जब उस पर चलते हैं तो अधिकांश प्रकाश किरणों को भी क्या करने लगता है, परावर्तित करने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब हमें क्या होने लगता है, दिखने लगता है। तो वही काम जो दर्पण है वो ज़्यादा प्रतिबिंब को मतलब ज़्यादा प्रकाश किरण को वापस कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छे से हमको प्रतिबिंब क्या है, दिखाई दे रहा है। तो सिंपल दर्पण होता क्या है, तो एक ऐसा तल जो अधिकांश प्रकाश किरणों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, उस तल को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब देखो दर्पण जो है ना, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दर्पण, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ओके, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इसको प्लेन मिरर कहते हैं और इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, देखिए समतल दर्पण क्या होता है, ये जो समतल दर्पण होते हैं ना, ये समतल कांच के टुकड़े होते हैं। ये समतल कांच के टुकड़े का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं किसी चीज़ का। जैसे लाल ऑक्साइड हो गया, पेंट नहीं होता लाल ऑक्साइड उसको बोलते हैं, लाल ऑक्साइड हो गया उसका पॉलिश कर देते हैं, या चांदी का पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब देखेंगे घर में जो शीशा है वो अगर टूट जाता है तो पीछे देखेंगे उस पर पेंट लगा रहता है, पॉलिश किया रहता है। ओके, तो ऐसे ही मान लीजिए एक तल है, ये एकदम समतल है, सीधा है, और उसके एक साइड पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये दर्पण बन गया। और इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण है ये, समतल दर्पण है। समझ में आया, समतल दर्पण होते क्या है, तो ये समतल कांच के टुकड़े के भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना देते हैं। प्रकाश किरण इधर से ही तो आएंगी, मतलब इसके सामने यही तो हम खड़े होकर अपना चेहरा देखेंगे, इधर से तो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो इधर इसका कौन सा तल हो गया, परावर्तक तल हो गया। तो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ओके, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण को। तो गोलीय दर्पण क्या होता है भाई, तो गोलीय दर्पण जो होते हैं ये खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक गोला है, गोला समझते हैं ना,
पृथ्वी कैसी है, गोल है। ओके, तो ये भी क्या है, एक गोला है। अब गोला जो होता है, देखिए गोला वृत्त में अंतर है। जो साइकिल का जो रिन होता है ना, वो क्या है, वृत्त है एक तरह समझिए। और जो फुटबॉल होता है वो क्या होता है, गोला होता है। तो गोले को अगर आप काट देंगे ना, ये गोला है, इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो जैसे मान लीजिए गोला है पूरा, और इसको आप काटेंगे ना तो ये कटोरे की तरह बन जाएगा शेप। इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, अरे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये उभरा हुआ कुछ ऐसे कटोरे की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक पृष्ठ पे अगर आप पॉलिश कर देंगे और दूसरे पृष्ठ को आप परावर्तक तल बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ओके, अब देखिए पॉलिश दो तरीके से कर सकते हैं, अंदर वाले पृष्ठ पर भी पॉलिश कर सकते हैं, उभरे वाले पृष्ठ पर भी पॉलिश कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं ना। तो ये गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सिंपल परिभाषा गोली दर्पण है क्या, तो गोली दर्पण खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, ओके, जिसके एक तल पर क्या किया रहता है, पॉलिश किया रहता है, और दूसरे तल को क्या बना देते हैं, परावर्तक तल बना देते हैं। ओके, अब ये गोली दर्पण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, अब इसको समझते हैं। ओके, चलिए, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के समझते हैं। देखिए, अगर ये गोली दर्पण जो है ना, हमने बताया ना अभी कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे होगा, ठीक है, कटोरे की तरह ऐसे दिखेगा। अगर इसके उभरे हुए तल पे, यहाँ जो उभार वाला तल है, ठीक है, इस पे अगर आप पॉलिश कर देते हैं, इसे उभरे हुए तल पे अगर आप पॉलिश कर देते हैं पूरा, और दबा हुआ तल परावर्तक तल बनाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है अवतल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, याद रहे तो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ओके, तो अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसके उभरे हुए तल पे क्या रहता है, पॉलिश रहता है, और अंदर दबा हुआ तल जो रहता है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। बुक में अवतल दर्पण को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ऐसे करके बनाया जाता है, और उभरे हुए तल पे क्या कर देते हैं, ऐसे पॉलिश कर दिया जाता है। ओके, इस तरह आकृति रहेगी तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चलिए देखिए, अगर अंदर दबे हुए तल पे पॉलिश कर दिया जाए और उभरा हुआ तल परावर्तक तल में रहे, जैसे इस तरह से है ना दर्पण अपना, इसी तरह से तो है। अरे भाई कहाँ चला गया, दर्पण नहीं बनना चाह रहा है। ये है, अगर अंदर दबे हुए तल पे हम पॉलिश कर देते हैं, ये जो अंदर ये दबा हुआ तल है, और उभरे हुए तल को परावर्तक तल बना देते हैं, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ओके, तो ये अपना कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अच्छा, उत्तल दर्पण को कैसे दिखाते हैं, तो उत्तल दर्पण को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ऐसे हम एक कर्व बनाएंगे, और इसके अंदर दबे हुए तल पे क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया। ये दबा हुआ तल क्या है, पॉलिशदार तल है। ओके, और ये जो उभरा हुआ तल है ना, ये कौन सा तल है, परावर्तक तल है। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ओके, तो यहाँ तक बच्चों पूरा समझ में आया। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, दर्पण क्या है। अब अगले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो समतल दर्पण है इससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, गोलीय दर्पण की कुछ संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, कि जैसे गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद।